हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल का जो हमारा सेशन था उसके अंदर थोड़ा सा ग्लिचेस वगैरह हो रहे थे, नेटवर्क का आपका इशू था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कल के सेशन के अंदर बेसिकली आई थिंक जहाँ तक अंदाजा है कि 5 से 10 मिनट ही शायद क्लास आपकी चल पाई थी, ठीक है। फिर उसको टर्मिनेट करना पड़ा था। तो मैं आज का जो सेशन है, ये सेशन बेसिकली आपको पहले जो हमने कल का जो सेशन था बेसिकली 5 से 10 मिनट का, उसको मैं यहाँ पर कवर करूँगा दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद की जो चीज़ें मुझे बतानी थी, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आज के सेशन के अंदर कवर करा देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली जो हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर देखा था, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत हम रिवाइज करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। और हम जो है बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकी तरफ थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे और अपना पर्सपेक्टिव देख रहे थे कि एग्जाम के अंदर यहाँ से कौन कौन सी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप देखिएगा कि ये जो है वो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, और आपके सिलेबस में भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करके ही दिया हुआ है। आप ये नीचे देखने की कोशिश कीजिएगा तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये आपको सिलेबस के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली अभी तक, ठीक है, अभी तक हमारे 2 सेशन हुए हैं। तो हमने एनबीएफसी को देख लिया है और उसके साथ-साथ जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं, इनको भी हमने अच्छे से देख लिया है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। और दूसरी चीज़ और कि जो पीडीएफ को मुझे करेक्ट करना था, वो पीडीएफ मैंने करेक्ट कर दी है, ठीक है। तो ये जो अभी आज का जो सेशन है, इसके अंदर करेक्ट पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर थोड़े बहुत इसमें रह जाते हैं तो आप मेरे को लाइव क्लास के अंदर बता देना, तो वहाँ पर मैं इसको रिज़ॉल्व कर दूँगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। और साथ ही साथ में रंजन, तुमने ये पेज नंबर के लिए बोला था, तो यहाँ पर सारे मैंने अटैच कर दिए, ठीक है, सीरियल वाइज़ आपके लगे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको अब इस वाले में नहीं आएगी, ठीक है। और पुरानी वाली जो पीडीएफ आपको दी गई है ना, उसको चाहो तो आप डिलीट कर देना, है ना? वो इसी का है, बस उसकी मैंने इसमें थोड़ा बहुत डेटा ऐड करके यहाँ इसको बना दिया है, ठीक है। तो ये वाली आपकी जो है वो फाइनल पीडीएफ होगी, तो ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं आपको कल जब लाइव आऊँगा तो वहाँ पर आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इसको देख लिया है, जिसके अंदर तकरीबन 10,000 के आसपास आपके इंडिया में प्रेजेंस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। और इसको मैंने बेसिकली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ था। पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका इनकी लायबिलिटी के ऊपर, जहाँ पर हमने डिपॉजिट टेकिंग देखा था और नॉन डिपॉजिट टेकिंग 2 देखे हुए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है आपका वो है इनकी एक्टिविटी को लेकर, ठीक है, मतलब किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, तो मैंने उसका आपको एक पूरा चार्ट बताया था, ठीक है। वो चार्ट शायद आपको याद होगा, इस तरह का आपका वो चार्ट था, ठीक है। तो ये 10 तरह की नीचे की 2-3 और हैं, तो वो मैंने यहाँ से हटा दी है। मतलब ये 10 जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, केवल उन्हीं को यहाँ पर रखा हुआ है। 11 और 12 नंबर की जो थी वो मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको याद होगा प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने कर ही लिया था। ओके, प्राइमरी डीलर्स हमने देख ही लिए थे क्या होते हैं, ठीक है। आपका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, इनके बीच में आपका एक मीडिएटर का काम करता है। और जो आपकी रिजर्व बैंक होती है, जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इनके बीच में बेसिकली जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनका काम होता है। प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर कितने हैं, तो 14 बैंक की तरफ से हैं और स्टैंड अलोन आपके साथ काम कर रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हो कि टोटल जो प्राइमरी डीलर हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है इस समय, वो अमूमन तकरीबन 21 के आसपास है, ठीक है। अब हमारा जो कल का सेशन था उसके अंदर हम लोग बेसिकली ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देख रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग नाबार्ड को देखने की कोशिश कर रहे थे और इसके बाद हम सिडबी को देखेंगे, देन एनएचबी, देन आपका एक्सिस बैंक। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखिएगा नाबार्ड के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देख ली थी। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर जो भी चीजें थी वो तो हमने देखी ली थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाबार्ड जो है वो 12 ऑफ जुलाई 1982 को एस्टैब्लिश हुआ था ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, ठीक है। उसका जो फुल फॉर्म था वो था आपका कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रैफिक, ठीक है। और बी शिवरामन जो थे इनके चेयरमैन थे, ठीक है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 28 नवंबर 1979 को सबमिट की थी और एज अ रिजल्ट हमने यहाँ पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का एग्जिस्टेंस करवा दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि जो एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है सॉरी, वो ये है
कि नाबार्ड का जो टोटल पेड अप कैपिटल है एट प्रेजेंट वो आपका कितना है, तो वो है आपका तकरीबन 14,080 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, हालांकि पीएससी में नहीं, बाकी और जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर आ चुका है। करंट इवेंट्स के अंदर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2020 के अंदर ही ये चेंजेस हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये जो पेड अप कैपिटल वाला अमाउंट है 14,080 करोड़ रुपए का, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, उसके बाद हमने जो कल की क्लास शुरू की थी उसके अंदर बेसिकली जो नाबार्ड की सब्सिडरीज है इनके बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है। उसमें से सबसे पहली आपकी जो सब्सिडरी है वो है आपकी नाब किसान, ठीक है। अब एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, खैर ये मैंने कल की सेशन के अंदर बता दिया था बट मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जो सब्सिडरीज है नाबार्ड की, अगर आपको हर सब्सिडरीज के बीच में डिफरेंस करना है तो आपको यहाँ पर पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि इनका ओनरशिप किसके पास है, ठीक है। इनके जो राइट्स है कि कौन लॉ बनाएगा, ठीक है, कौन मालिकाना हक रखेगा, तो उसके बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। और दूसरा जो डिफरेंस का बेसिस होगा वो ये होगा कि उनका जो वर्किंग है वो कैसा है, ठीक है। अब वर्किंग कैसा है का मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको कहा था कि जितनी भी आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगी उनका मेजर जो वर्क होगा वो सिर्फ लैंडिंग को लेकर होगा, ठीक है। अब ये लैंडिंग भी कई तरह की होती है। जब मैंने आपको एनबीएफआई की स्टार्टिंग करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो एनबीएफआई है ये हेट्रोजीनियस टर्म है, ठीक है, मतलब कई सारे काम है। और उसके अंदर भी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो एक्चुअल में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर नाबार्ड की सब्सिडरीज के बीच में डिफरेंस करना है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा कि ओनरशिप के बीच में आप उनको डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा जो डिवीजन है आपका वो ये है कि उनकी वर्किंग क्या है, मतलब वो लोन दे रहे हैं या क्रेडिट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेसिकली लोन और क्रेडिट के बीच में ही आप उनको डिफरेंस कर सकते हैं कि सब्सिडरीज क्या लोन दे रही है, ठीक है। लोन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आपको लोन दिया जाता है। क्रेडिट का मतलब आपने कुछ अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा बहुत आपने बैंक से एडवांस वगैरह मांग लिया है तो वो आपका क्रेडिट के अंदर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा लोन और क्रेडिट इसके बीच में आप हर सब्सिडरीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको पहला वाला जो सब्सिडरी है उसके ऊपर ले जाना चाहूंगा, तो आप देखिएगा कि नाब किसान मतलब नाबार्ड और किसान दो आपके जो वर्ड्स हैं उनको मिला के नाब किसान बनाए गए, ठीक है। नाब किसान जो है बेसिकली 1997 के अंदर एग्जिस्टेंस में आ गया था, ठीक है। एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, कि कब एग्जिस्टेंस में आया था। वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी आप याद रखोगे तो इकोनॉमी के अंदर थोड़ा सा आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि पहला आप ओनरशिप ध्यान रखो कि ओनरशिप किसकी है। तो यहाँ पर देखिएगा चूंकि नाब किसान नाबार्ड का ही एक सब्सिडरी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो इक्विटी पार्टिसिपेशन है उसके अंदर बेसिकली आप देखते हो तो उसमें नाबार्ड का नाम तो आएगा ही, ठीक है, क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी है और मेजोरिटी जो पोर्शन होगा वो आपका नाबार्ड का ही होगा। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, मतलब नाबार्ड के साथ जो तमिलनाडु की सरकार है वो इसके अंदर इक्विटी पार्टिसिपेशन के तौर पर है। साथ ही साथ कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तमिलनाडु मर्केंडाइल बैंक, वहां की एक कोऑपरेटिव बैंक इसको बोल सकता है, ठीक है, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई, फेडरल, लक्ष्मी विलास, तो ये तमाम तरह की जो बैंक है इन बैंकों ने मिलकर 1997 के अंदर एक कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कर दिया अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 जिसको हमने नाम दिया है नाब किसान, ठीक है। अब ये नाब किसान एक्चुअल में करता क्या है, तो देखो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये बेसिकली क्रेडिट का काम करेगा। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पर लोन नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रेडिट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्रेडिट जो है वो कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया जा सकता। ये जो उसके आगे का जो सेकेंडरी प्रोसेस होता है वहां पर हमें वर्किंग कैपिटल के तौर पर क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर प्रमोशन, एक्सपेंशन and commercialization of enterprises engaged in agriculture, allied and rural non-farm activities। तो इन सेक्टर्स के अंदर ये बेसिकली क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आप एग्जांपल पूछेंगे तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आपकी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये सपोर्ट करता है, जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको ये सपोर्ट करता है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोसाइटीज, ठीक है। तो इनको ये बेसिकली सपोर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और जो
जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप है, ठीक है, इनको भी ये सपोर्ट करता है। अब आप यहाँ से एक चीज ध्यान रखिएगा कि भले ही ये जो टॉपिक आपको मैं अभी इस समय बता रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपका जो प्री एग्जाम होगा उसके अंदर आपको बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाहर प्री के अंदर आपको नहीं जाएगा। बट एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आप प्री क्वालिफाई करके मेंस के अंदर पहुंचेंगे तो वहां पर आप ये जितनी भी टर्म इसके अंदर देख रहे हैं, जैसे आपका एफपीओ यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, ये आपको मेंस के लिए एक्सटेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर वहां पर आपको दिक्कत ये हो सकती है अगर आप अभी नहीं देखोगे कि ये क्या है, कहाँ से आया, तो आप ध्यान रखिएगा इकोनॉमी के अंदर हर चीज का लिंकअप एक दूसरे से रहता है, ठीक है। आप अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, आप अगर एसबीआई पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एसबीआई तक ही लिमिटेड, आप उसकी जो अलग अलग आर्म्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत देखना रहेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जो वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं वो आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपका बेस बनाने का काम करेंगे, ठीक है। खैर हम अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। तो बेसिकली नाप किसान जो है वो आपको फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीएफसी, ये जो तमाम मैंने आपको बताया है, ठीक है, इनको ये सपोर्ट करने का काम करता है। अब आप ये पूछते हैं कि एफपीओ और सेल्फ हेल्प ये सब आपके क्या होता है, तो देखिए मैं आपको इसका एक सोर्स बता देता हूँ। उस सोर्स के तहत आप ये सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा गूगल के अंदर आप सिर्फ एफपीओ डाल देना, ठीक है। एफपीओ आप डालेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे करना, हो सकता है आपको ऊपर ही दिख जाए, ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ इस तरह की लिंक देखने को मिलेगी, एफपीओ इनाम, ठीक है। इनाम स्टैंड फॉर नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ठीक है। ये मेंस का बहुत अच्छा टॉपिक है, अभी हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेंस के अंदर है आपका। ओके, तो आप देखिएगा कि ये इनाम ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसको आप ओपन करेंगे, यूआरएल आप देख लेना, तो आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी आपके एफएक्यूज हैं वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको एफक्यू वगैरह के बारे में और जानना है तो आपको मैंने सोर्स बता दिया है, इस सोर्स के तहत आप उनको थोड़ा सा देख लेना अगर आपको देख नहीं है तो, ठीक है। जूम करके आपको देखो बता देता हूँ, फ्रंट पेज पर ही आपको एफपीओ के बारे में मिल जाएगा। देखिए एफपीओ क्या है तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एफपीओ, तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करना, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सोर्स मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप एफपीओ का जो भी डेटा है उसको आप कवर कर लेना। बाकी मेंस के अंदर तो आपको मैं ये सारी चीजें एक्सटेंसिवली कवर कराऊंगा ही, ठीक है। बट अभी हम अपना जो प्री है वहां पर आ जाते हैं वापस, ठीक है। तो बेसिकली नाब किसान का जो ओनरशिप है वो मैंने आपको बता दिया कि नाबार्ड तो साथ में रहेगा ही, साथ में आपका तमिलनाडु गवर्नमेंट है और बाकी जो छोटे छोटे बैंक हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है। वर्किंग क्या है, एफपीओ वगैरह को ये सपोर्ट करता है। अगर थोड़ा सा और मैं इसकी वर्किंग को बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने अलग अलग स्टेट्स के नाम लिखे हैं जहाँ पर ये जो नाब किसान है इसने अपना वर्किंग किया है। जैसे आप देखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, इवन मध्य प्रदेश के अंदर भी इसने जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको काफी अच्छा सपोर्ट दिया है, ठीक है। अमाउंट भी लिखा हुआ है 225 करोड़ रुपए के आसपास का, ये मैं आपको लेटेस्ट फिगर बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में चेंज होंगे तो आप करंट अफेयर्स के अंदर इनको चेंज कर लेना, है ना। तो बेसिकली इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो काफी एक्सटेंसिवली अब लार्ज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि नाबार्ड प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट टू नाब किसान, ठीक है, विच इज रिफाइनेंस फैसिलिटी, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करवा ही दिया था। ओके, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, ठीक है, ग्रांट सपोर्ट, गाइडेंस, ठीक है, ये सब प्रोवाइड इसमें की जाती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आपको नाब किसान के अंदर ध्यान रखनी है। ओके, इसके बाद जो इसका दूसरा सब्सिडरी है वो है आपका नाम समृद्धि। अब ये नाम समृद्धि क्या है तो आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप पहले तो देख लो, वहां से आपको थोड़ा बहुत डिफरेंट समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 17 फरवरी 1997 के आसपास एस्टैब्लिशमेंट है, साथ में ही आपका ओनरशिप की अगर बात की जाती है तो नाबार्ड तकरीबन 90% की हिस्सेदारी आपका नाम समृद्धि के अंदर रखता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश जो सरकार है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार, ठीक है, वो 4.74% का हिस्सा इसमें होल्ड करता है। बाकी इसके अलावा छोटे छोटे इसके अंदर गरीब बैंक भी हैं, ठीक है, जैसे आपका आंध्रा बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, और वो छोटे मोटे और भी प्लेयर्स होंगे वो इसके अंदर है। दूसरा, अगर आप वर्किंग को लेकर यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर ये देखते हैं कि ये भी बेसिकली एक क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अभी किसको प्रोवाइड कराता है तो सेम चीज, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, एनजीओ, कॉर्पोरेट्स, ठीक है। तो वही चीज जो आपने पहले देखी थी वही चीज आपको यहाँ देखनी है, ठीक है। वहां पर भी आप देखोगे तो बेसिकली आपको जो है वो एफपीओ, एनबीएफसी, यहाँ पर देखो ये नाम लिखा हुआ है,
ठीक है, इनको सपोर्ट देना है और सेम चीज आपको यहीं पर सपोर्ट देना है। बट अब आप ये पूछेंगे कि फर्क क्या रह गया, तो यहाँ पर देखो फर्क ऐसा है कि आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ कि LIC का नाम आपने सुना होगा, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब ये जो LIC है, ऐसा नहीं है कि ये खुद एक अपना स्टैंड अलोन बिजनेस चलाता है, नहीं। कंसोलिडेट अगर इनको किया जाए तो LIC का जो स्टैक है वो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के अंदर भी है। ठीक है, और भी कई सारी बैंक है जैसे SBI हुआ, ठीक है, जैसे आपका IDBI हुआ। तो इन सारी जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पर ये जो LIC है उसमें स्टैक होल्डिंग ले रहे हैं। तो सेम उसी तरह से अगर आप देखोगे, जो आपका नाबार्ड है इसके अंदर भी कई सारी कंपनीज के शेयर होल्डिंग है, जैसे आप नीचे ये मैंने आपको बताया है। बट यहाँ पर आप देखो कि LIC जो है बेसिकली इंश्योरेंस का काम कर रहा है। ओके, एक तरह से NBFC आपका ये है, बट आपका जो सिडबी है, IDBI है, ये बैंक है, इसके अलग अलग आर्म है जहां से इनको प्रॉफिट आता है। बट अगर आप इनको कंसोलिडेट करो तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ हमें यही दिख रहा है कि जो आपका पैसा है वो जहां पर जरूरत है वहां पर दिया जाना चाहिए। तो वैसे ही आप इनको समझ लो कि जो आपका नाब किसान था वो बेसिकली आपका जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एस्टैब्लिश करके बनाया। सेम उसी तरह से जो आपका नाम समृद्धि है, ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलकर बना दिया। ऑब्जेक्टिव आपका सेम वही है कि हमें क्रेडिट फैसिलिटीज देनी है। बट अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखने की कोशिश करोगे तो ये जो समृद्धि है वो बेसिकली आपका स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को ज्यादा फोकस करता है कि हम इनको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। किस तरह का सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, तो बेसिकली प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ठीक है, रिस्क प्राइसिंग एक्सपोजर कि आप मैक्सिमम कितना रिस्क देखते हैं तो उसका पूरा का पूरा गाइडेंस ये लोग देखता है। ठीक है, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम फ्रॉम क्रेडिट अप्रेजल। ठीक है, तो बेसिकली जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज है उनको ये बेसिकली बैकएंड से सपोर्ट करता है। ठीक है, और क्रेडिट वगैरह जो उनको जरूरत पड़ेगी वो उनको प्रोवाइड ये करते रहेंगे टाइम टू टाइम। उसके बाद जो तीसरी सब्सिडरी है वो है आपकी नाफिन्स। ओके, अब इसको अगर आप ब्रेक करो तो ये नाबार्ड एक्चुअल में फाइनेंस बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ब्रेक करो तो ये नाबार्ड और फिर आपका फाइनेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली नाफिन्स आपका बन जाता है। NAB मतलब नाबार्ड और फिन्स मतलब फाइनेंस। ये क्या है, तो बेसिकली ये भी एक कंपनी है, 1956 कंपनीज एक्ट में लिस्टेड है। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है एक माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आपको हो सकता है याद आया हो कि जब मैं आपको NBFC बता रहा था, ठीक है, मैं आपको एक बार उस वाले चार्ट पर लेके जाना चाहूंगा, एक्टिविटी बेस्ड जो आपका चार्ट था। ठीक है, ये आप चार्ट देखो, यहाँ पर आपको मैंने 7 नंबर पे आप देखिएगा, मैंने आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, जो बेसिकली छोटी छोटी जो आपके जो आपके रूरल हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है, उनको ये बेसिकली सपोर्ट करता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ये देखो, यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर है, PDF के अंदर ही है। ठीक है, आपको याद आ गया होगा। 85% की जो इसकी एसेट है वो आपकी ऐसे बोरोवर्स के पास जानी चाहिए जिनकी रूरल हाउस होल्ड इनकम जो है वो 1 लाख के आसपास है। ठीक है, सेमी अर्बन है तो 160, मतलब ये है कि फोकस बेसिकली इनको इस वाले सेक्टर पर करना है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसी तर्ज पर नाबार्ड ने भी अपना एक सब्सिडरी स्टैब्लिश किया है और उसका नाम आपका बनता है नाफिन्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नाफिन्स क्या है, तो एक तरह से ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ओनरशिप की अगर आप बात करते हैं तो नाबार्ड तो इसमें रहेगा ही, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी इसमें देखने को मिलेगा। बाकी साथ ही साथ और छोटे छोटे जो मार्केट प्लेयर्स हैं, ठीक है, बैंक जो है वो भी इसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करती हुई मिलेगी। ठीक है, अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको मैंने बता दिया कि इस तरह का कुछ है, तो आप यहाँ से ये प्री डिफाइंड है, अंडरस्टूड है कि ये रूरल जो एरिया है, ठीक है, उनको ये फोकस करने का काम करेगा। तो देखो नीचे आपकी वही चीजें लिखी हुई। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज बाय प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, ये वर्ड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा छोटा आपको ये सपोर्ट देने का काम करेगा, कोई बड़ा अमाउंट करोड़ों के आसपास आपको नहीं देंगे ये लोग। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं जो नेक्स्ट सब्सिडरी है वो है आपकी नाब फाउंडेशन। ठीक है, अब नाब फाउंडेशन का जो मतलब निकल रहा है वो आप ऐसे समझो कि नाबार्ड ने अपना एक सब्सिडरी सेट कर दिया जो है आपका नाब फाउंडेशन। मतलब ये किसी भी स्टार्टअप, ठीक है, या कोई भी कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो उनका कोई भी अगर प्रोजेक्ट है तो उसका फाउंडेशन प्रिपेयर करने में ये लोग मदद करते हैं।
ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये खुद करे, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इधर ऑन इट्स ओन, या तो ये खुद पूरा का पूरा उसको तैयार करे, या हो सकता है कि ये पार्टनरशिप कर लें अदर स्टेक होल्डर के साथ, जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपका ये जो नाब फाउंडेशन है ये अगस्त 2019 में ही एस्टैब्लिश हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका फाउंडेशन का काम होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंट करना है, तो बेसिकली वहां पर आपको नापकिंस का नाप फाउंडेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें बेसिकली हमें क्या क्या है, क्या क्या स्कोप है, तो आप देखिएगा इसका जो एक्सटेंट है उसके तौर पर आप देखते हैं कि रूरल इनकम एंड लिवलीहुड जनरेशन, ये कुछ इनका ऑब्जेक्टिव है, इनके प्रोजेक्ट ये लोग हैंडल करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज के अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, स्किल मार्केटिंग सपोर्ट, रूरल इनोवेशन, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन सैनिटेशन, तो ये कुछ इसके प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर नाप फाउंडेशन जो है वो पूरा का पूरा वर्क करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो है आपका नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, अब ये नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है, तो इसके बारे में देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नाम से देखो आपको समझ में आ रहा होगा कंसल्टेंसी, और इस वर्ड से आप अच्छे से रूबरू होंगे। ठीक है, कैसे आप समझ लो दिल्ली वगैरह आप जाते हो, ठीक है, तो वहां पर कंसल्टेंसी में जाओ तो आपके जॉब ओरिएंटेड चीजें मिलती हैं, मतलब आप ये समझ लो कि आपको आपके साथ कंसल्ट करते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये नाबार्ड ने ऐसा कुछ किया है तो इससे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि आपका एग्रीकल्चर और जो आपके अलाइड सेक्टर्स है, ठीक है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए किसी को भी अगर कुछ भी दिक्कतें आ रही है तो ये उनसे सलाह मशवरा करने का काम करता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने किसान कॉल सेंटर का नाम सुना होगा, दूरदर्शन पे इनके काफी ऐड आता है। ठीक है, किसान कॉल सेंटर में क्या होता है कि किसी भी किसान को अगर ये सीखना है कि फसल कितनी करनी है, ठीक है, क्या उसके अंदर फर्टिलाइजर चाहिए, कब उसको बोना है, कब नहीं बोना, तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है ना वो किसान कॉल सेंटर वाले आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सेम एज इट इज, आपको रिलायंस में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके कस्टमर केयर को कॉल करो, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पर देखनी है कि एग्रीकल्चर और आपकी जो अलाइड सर्विसेज है, ठीक है, उसके लिए कुछ भी अगर दिक्कतें हैं तो आप किसान कॉल सेंटर वगैरह पे जा सकते हो। वो जस्ट आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इसके इस वर्क को थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर ये देख पाएंगे कि वर्टिकल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इसके रिलेटेड कंसल्टेशन का काम रहता है, और बेसिकली ये 7 सेक्टर आपके होंगे। फूड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज को लेकर कंसल्टेशन, ठीक है, थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोजेक्ट वगैरह हैंडल करना है किसी बाहर वाली पार्टी का रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और जो आपकी अलाइड सर्विसेज है उनके लिए। इंटरनेशनल बिजनेसेस को भी डील करते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, स्किल्स फॉर लिवलीहुड, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टडीज। तो बेसिकली मुद्दा ये आ गया कि इन सेक्टर्स के अंदर अगर कुछ भी कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो आपका नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है, जो बेसिकली आपका नाबार्ड का ही एक सब्सिडरी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर इट मे बी पॉसिबल कि आपको नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज नाम से ना मिले, या आपको नापकॉन्स नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, ये नीचे आपको यहाँ पर मेंशन है, ये नापकॉन्स के नाम से भी आपको मिल सकता है। नापकॉन्स स्टैंड्स फॉर, ये आपका नाबार्ड हो गया इतना पोर्शन, और कॉन्स का मतलब हुआ आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ आपके पोर्शंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट सब्सिडरी है वो है आपका नाब वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक हिंट देना चाहूंगा, आप ऐसे समझिएगा कि कहीं पर भी आपको इकोनॉमी के अंदर ये अगर वेंचर वर्ड मिल जाता है, ठीक है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आपको वेंचर वर्ड इकोनॉमी के अंदर मिलता है तो उसका मतलब आप ऐसा समझिएगा कि कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, ठीक है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ऐसी चीजें जहां पर रिस्क हो रही है, ठीक है, रिस्क बेसिकली कहाँ होगी कि जितने भी आप समझते हो स्टार्टअप वगैरह है ना, स्टार्टअप में रिस्क रहती है, चलेगा नहीं चलेगा, नुकसान होगा कितना होगा, तो बेसिकली ये इसको पूरा का पूरा एपेटाइट करने का जो काम होता है ना वो वेंचर फंड्स का होता है, वेंचर कैपिटल्स का होता है, वेंचर इंस्टीट्यूशंस का होता है।
ठीक है, तो सेम उसी तरह से जो आपका नाब वेंचर है ना, तो नाबार्ड ने भी अपना एक वेंचर शुरू किया है। बेसिकली जो आपके स्टार्टअप्स होता है उनको थोड़ा बहुत प्रोक्योर करने के लिए, ठीक है, उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए। इनिशियली नाव वेंचर ने क्या किया कि इसने एक फंड बनाया, नाव वेंचर फंड वन नाम से, जिसका जो टारगेट था वो था आपका 500 करोड़ की कॉर्पस, जिसका सपोर्ट था कि हम एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर कोई भी कंपनी आ रही है या कोई भी मिड स्टेज स्टार्टअप वहां पर आ रहा है और नाव वेंचर्स को उनका आइडिया जो है वो पसंद आ गया है कि हाँ इसमें आगे ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने इतने सेक्टर डिफाइन कर रखे हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी मिड स्टार्टअप है जिनका फोकस अच्छा है, वर्किंग अच्छी है और लास्ट में इसका जो विजिबिलिटी है, ठीक है, वो भी काफी अच्छा है, तो ये नाव वेंचर वाले फंड के जरिए उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा कि कोई भी एक नया आइडिया आता है, ठीक है, ज्यादातर जो आईटी वाले होते हैं वो एक आइडिया लेके आते हैं, क्राउड फंडिंग करता है, तो सेम उसी तरह से गवर्नमेंट बैक भी एक सपोर्ट है जो आपका नाव वेंचर्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। फूड के लिए अगर है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, फूड स्टोरेज, फूड लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मॉनिटरिंग सॉल्यूशन, तो ये सारी चीजें आप नाव वेंचर्स के थ्रू करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो रूरल एग्री फोकस्ड और फाइनेंशियल सर्विसेज है इनके ऊपर भी ये थोड़ा बहुत फोकस करने की कोशिश करता है। तो मोटा मोटी तौर पर आप ये समझ लो इसके अंदर कि बेसिकली जो मिड रेंज स्टार्टअप्स है, ठीक है, आइडिया बेसिस पर है, उनको ये यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करता है। उसके साथ ही यहाँ पर एक नया कैटेगरी 2 नाम से एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड भी इन्होंने बना रखा है, ठीक है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड का मतलब क्या हुआ कि बाहर के इन्वेस्टर इनको पैसा देंगे, ठीक है, और ये जो है उनको बेसिकली जो अभी मैंने आपको सेक्टर्स बताया है ना, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि नाबार्ड ही अपनी कॉर्पस के थ्रू यहाँ पर बेसिकली कुछ ना कुछ वर्क करने की कोशिश करेगा, और जो दूसरा रास्ता है वो ये है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बना दो, बाहर से हम फंडिंग लेके आएंगे, ठीक है, इन्वेस्टर्स के थ्रू, और हम इन तीन सेक्टर्स के अंदर बेसिकली आपका एग्रीकल्चर, फूड और रूरल एग्री फोकस फंड है, ठीक है, इनको हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो आपका नाबार्ड है। नाबार्ड में अब इंपॉर्टेंट देखो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अब एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पूरा जो आपने नाबार्ड पढ़ा, इस नाबार्ड में से आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 12 जुलाई 1982, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद जो 14,080 करोड़ रुपए का टारगेट है, ठीक है, सॉरी, जो कॉर्पस है वो आपको ध्यान रखनी है, और इसके साथ ही साथ जो कमिटी आपकी बनी थी, इस कमिटी के चेयरमैन कौन थे, श्री बी शिवारमन, ओके, और ग्राफिकर, ये चार चीजें आपको नाबार्ड की फैक्ट में यहाँ पर ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका जो 6 सब्सिडरीज हैं इनके नाम ध्यान रखने हैं, नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, सारी सब्सिडरीज के पहले आपको नाम लिखा मिल जाएगा, तो वो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर होंगे, वो अंडरस्टूड आप कर सकते हैं, ठीक है, ये है। और वर्किंग मैंने आपको बता दी है, वर्किंग से हालांकि क्वेश्चन आपका पूछा नहीं जाएगा, बट थोड़ा आगे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आप जब मेंस वगैरह देखेंगे तो वहां पर आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी ये था सिलेबस के अंदर, तो मेरा काम था कि मैं आपको थोड़ा बहुत इससे रूबरू करा दूं, ठीक है। तो इतना चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बाकी ओनरशिप वगैरह ये सारी चीजें एग्जाम के अंदर कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, ये आपको मेंस में काम आएगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है, वर्किंग क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको नाबार्ड के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो कल जब हम लाइव आएंगे, ठीक है, तो वहां पर आप उसको अच्छे से पूछ लेना, ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना, तो हम वहां पर शुरुआत में 5-10 मिनट डाउट सेशन रख लेंगे, उसके बाद जो हमारा नाबार्ड बचेगा, ठीक है, उसको वहां पर हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें, जो क्लास के अंदर आप ऑन टाइम आ जाइएगा, ठीक है, 2 बजे के आसपास का टाइम होता है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखिएगा, 2:05 2:10 तक, ठीक है, बट 2 बजे का आप टाइम ध्यान रखिएगा, लॉग इन हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट था वो था आपका एनएचबी, ओके, एनएचबी स्टैंड्स फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक। अब इसके ऊपर क्या है कि हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पहले ही कि जो आपकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जो आपकी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जिनके अंदर पहला है आपका नाबार्ड, ओके, दूसरा है आपका आई थिंक एनएचबी, अभी मैं ले लेता हूँ क्योंकि वही आपका चल रहा है, ठीक है, तीसरा है आपका सिडबी, और फोर्थ है आपका एग्जिम,
ठीक है, तो अब आप ये देखना कि चारों की चारों जो है वो आपका एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। ओके, रीफाइनेंसिंग मैंने आपको बताया था कि ये नीचे की जो इंस्टीट्यूशंस होता है उनको सपोर्ट करता है और बाद में जो चैनल बनता है वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया ही था। सेम एज इट इज आपका जो एनएचबी है ना, ये भी एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, रीफाइनेंसिंग मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लेट अस सपोज एलआईसी एचएफएल नाम से एक आपका इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अगर आपको होम लोन वगैरह लेना होता है तो आपके पास देखो ऑप्शन बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, आप बैंक के पास जा सकते हो, वो चाहे आपका स्टेट बैंक होगा या पीएनबी होगा, तमाम जो बैंक है जो आपको अच्छा लगता है वहां आप जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड जगह से फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उसके लिए एलआईसी ने भी अपना एक खोल रखा है, एलआईसी एचएफएल। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, एज अ पर्सन मैं यहाँ से पैसे की डिमांड करता हूँ कि मुझे तकरीबन 20 लाख रुपए के आसपास दे देगा। बट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये है कि इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसा किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास तब आता है जब उसके पास उसके कस्टमर होते हैं, और वो भी ऐसे कस्टमर जो बैंक के अंदर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और जो आपका रिकरिंग अकाउंट और जो फिक्स अकाउंट होता है, जिसको हम दूसरे तौर पर कासा और राफा बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कासा राफा क्या होता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि एलआईसी एचएफएल के अंदर कभी भी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और ये रिकरिंग और फिक्स जैसी चीजें नहीं होती है, वहां तो इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीजें होती है। अब इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो बोला एक ऊपर इंस्टीट्यूशन बना देते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ये इसको फाइनेंस कर देगा। ठीक है, और एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर इसको हम बोलते हैं रिफाइनेंसिंग, राइट। और उसके बाद जो एलआईसी है वो नीचे इस पर्सन को फाइनेंस कर देगा। तो बेसिकली इस तरह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका काम करेगा। तो फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड और आपका जो एनएचबी है, ये दोनों की दोनों आपकी रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ध्यान रखना इनको आप। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर फैक्चुअल चीजों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है। अगर आप एनएचबी के स्टैब्लिशमेंट की बात करते हो तो जो आपका 7th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि एनएचबी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच 5 ईयर प्लान। तो इट वाज 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, जो आपका 85 और 90 इस बीच में आपका चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस कर सके टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ एनी सिग्निफिकेंट स्केल। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एज अ मेजर इम्पैक्टिंग प्रोसेस ऑफ द हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, और उसके ऊपर एक कमिटी बनाई जाती है। ठीक है, और वहां पर जो कमिटी आपकी बनती है, एक हाई लेवल ग्रुप होता है, उसके चेयरमैन होते हैं डॉक्टर सी रंगराजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, कि डॉक्टर सी रंगराजन एक कमेटी के चेयरमैन थे, हाई ग्रुप, और उसने बेसिकली एनएचबी के रिकमेंडेशन की बात कही थी। और उसके बाद तकरीबन 9 जुलाई 1988 को, यहाँ पर डेट में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, 9th ऑफ जुलाई 1988, इस दिन आपका नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, ऊपर उसका और थोड़ा सा टाइमलाइन लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी के तौर पर समझ लेना। ठीक है, कि 1987 और 88 का जो आपका बजट था, वहां पर इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया कि हम फलानी फलानी चीज लेके आएंगे। ठीक है, बट आपको यहाँ पर जो है वो एक टाइमलाइन तो याद रखनी है, बट एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से आप जो है 9 जुलाई 1988, ठीक है, 9th ऑफ जुलाई 1988, इसको भी थोड़ा सा आप दिमाग में रखना। ये जो डेट है ना, ये कई बार आपकी पूछी जा सकती है, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। ठीक है, और जो आपका हेड ऑफिस है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कभी नहीं पूछेगा, वो सबका न्यू दिल्ली ही आपका मोस्ट ऑफ का हो जाता है। अब एनएचबी जो है वो बेसिकली करता क्या है, तो देखिए, फाइनेंसिंग का काम करता है। रिफाइनेंसिंग आपको अच्छे से कई बार समझा चुका हूँ। इवन ये प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करते हैं, इक्विटी सपोर्ट भी देते हैं, सिक्योरिटाइजेशन और गारंटी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर पैसा नहीं दे रहा है घर वार का, तो सिक्योरिटाइजेशन मतलब उसको, बंदे का जो घर है उसको अपने अंडर में भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर इशू कर सकते हैं जो कि लोअर बॉडीज है कि आप कैसे भी करके रिकवरी करिए, और फलाना फलाना जो चीजें हैं वो होती रहती है। ठीक है, गारंटी भी लेते हैं। गारंटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मान के चलो स्कीम आई है, गवर्नमेंट बोल रही है कि जो है आपको यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, आप तो पैसा ले जाओ घर बनवाने के लिए। ठीक है, तो गारंटी, एक्चुअल में गारंटी तो चाहिए, क्योंकि बैंक वाला विदाउट एनी कोलेटरल आपको पैसा नहीं देगा।
ठीक है, तो एनएचबी बोलता है कि इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ, आप पैसा इनको रिलीज कर दो। तो उस तरह की जो गारंटी है वो आपका एनएचबी ले लेता है। थोड़ा सा और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा कि एनएचबी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके, देखो यहाँ पर भी मैंने कुछ लिख रखे हैं, जो चीजें मैंने आपको ओरली बता दी हैं वो आप यहाँ से थोड़ा सा देख, ठीक है, वही चीज आपकी लिखी हुई है, टू मेक हाउसिंग क्रेडिट मोर अफोर्डेबल, ठीक है, टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज, ठीक है, बिल्डिंग लैंड, और ये सब फला फला चीजें आप देख लेना। यहाँ पर कुछ आपकी जो एनएचबी की क्या कह सकते हैं उनको, की जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ठीक है, उनके भी नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, उनको यहाँ से आप देख लेना, थोड़ा सा अंदाजा आपको लग जाएगा। क्या, कैन फिन होम, ठीक है, कैन बैक, डीएचएफएल, ठीक है, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, एचडीएफसी, आईसीआईसी होम फाइनेंस, तो ये कुछ आपकी बॉडीज है। उसके बाद ये कुछ आपकी बॉडीज लिखी हुई है, मतलब टोटल आप ये समझ लो कि 17 प्लस 85, ठीक है, ये आपकी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जो आपके इंडिया के अंदर वर्क कर रही है। मैंने सारे यहाँ पर नहीं लेके आया हूँ, मैं थोड़े बहुत ही एक अंदाजे के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपकी यहाँ पर काम, आप जो है नाम इनके देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एनएचबी जो है वो एक इंडेक्स लेके आता है, और उस इंडेक्स का नाम है एनएचबी रेसिडेक्स। ठीक है, रेसिडेक्स जो है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, रेसिडेक्स मतलब रेसिडेंशियल इंडेक्स, ठीक है, रेसिडेक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, रेसिडेंशियल इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है वो 2007 के आसपास लॉन्च किया गया था, ठीक है, एट दी बिहीस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो ये क्या करेगा, अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो। हालांकि इन्फ्लेशन जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जो मैंने आपको सिलेबस कई बार दिखा चुका हूँ, ठीक है, बट आपको ये बता दूं कि इन्फ्लेशन के अंदर ये आप जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर आप इन वर्ड्स को काफी बार सुनेंगे। एक है आपका डब्ल्यूपीआई और एक है आपका सीपीआई, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का मतलब होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। काफी बहुत बड़ा लंबा थ्योरी है, बट अभी यहाँ पर हम थोड़ा बहुत ही देखेंगे। WPI stands for wholesale price index और CPI stands for consumer price index। अब एक्चुअल में है क्या कि ये दोनों जो है वो एक इंडाइसेस है, ठीक है, और इन इंडाइसेस के थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करने की कोशिश करते हैं। WPI के अंदर होलसेल में कितना इन्फ्लेशन है उसको हम मेजर करते हैं, और CPI मतलब कंज्यूमर साइड पे कितना इन्फ्लेशन है उसको हम यहाँ पर मेजर करते हैं। कंज्यूमर साइड इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल को बेयर करना पड़ता है, वहां पर कितना इन्फ्लेशन है वो ये दो जो इंडाइसेस है वो आपके थोड़ा बहुत मेजर करता है, ठीक है। मेजरमेंट के भी उसमें आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो इन्फ्लेशन अगर कभी हुआ, हालांकि सिलेबस में नहीं है, तो ज्वाइंट क्लास वगैरह लेके हम इसको पढ़ेंगे और बैचेस के साथ, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव अपना ये है कि हम रेसिडेक्स को समझे कि एक्चुअल में है क्या ये जो रेसिडेक्स है। तो देखो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन के अंदर जो WPI और CPI है ये भी आपके इंडाइसेस है जो बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करता है। WPI जो है वो बेसिकली होलसेल को मेजर करता है कि वहां पर इन्फ्लेशन कितना आया, और जो CPI इंडाइस है, ठीक है, ये बेसिकली कंज्यूमर साइड पे जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करता है। सेम उसी तरह से जो आपका रेसिडेक्स है जो NHB ने लॉन्च किया है, ये हाउसिंग सेक्टर में कितना इन्फ्लेशन है उसको मेजर करने की कोशिश करता है, और किन पैरामीटर्स के ऊपर ये मेजर करता है। तो देखो यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू जो मेजरमेंट्स रेसिडेक्स के अंदर लिए जाते हैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि NHB मतलब रेसिडेंशियल इंडेक्स, कितना इन्फ्लेशन वहां पर है, कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, या डिक्लाइनिंग फेज वहां पर देखने को मिल रहा है। तो वो सारी जो चीजें है ना वो आपको रेसिडेक्स के अंदर देखने को मिलेंगी, है ना। अब इसको देखो बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एक तरफ प्राइस इंडेक्स इंडाइस है और दूसरी तरफ रेंटल वाला है। भाई घर के अंदर अगर हम रहते हैं तो या तो वो खुद का घर होगा या बेसिकली वो रेंटेड होगा, ठीक है। अगर खुद का है तो उसके अंदर तीन पैरामीटर्स यहाँ पर काउंट किए गए हैं। पहला, घर का खुद का, जब आप घर बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी ग्रोथ,
और घर बनाने के लिए बेसिकली बिल्डिंग मटेरियल्स चाहिए होता है, तो इनका तो बेसिकली अगर खुद का घर है तो हमें लैंड चाहिए, ठीक है, फिर बिल्डिंग मटेरियल चाहिए और टोटल घर का जो कॉस्टिंग है कितना आया है लेबर वगैरह मिला के, तो उसको हम बेसिकली एनालाइज करते हैं अगर घर हमारा खुद का है। अगर रेंटर है तो रेंट के हिसाब से है कि मुंबई में पता चला 10,000 का एक किराया का घर मिल रहा है, अगले साल 12,000 का हो गया तो कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई, ठीक है, तो वो रेंटल इंडेक्स के अंदर पूरा का पूरा देख लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम रेसिडेक्स के अंदर करते क्या है, वही चीज कि हम लोग हाउसिंग सेक्टर के अंदर कितना परसेंटेज ग्रोथ है, ठीक है, इन्फ्लेटेड है या फिर नहीं है। खैर इन्फ्लेशन बोलना गलत है हाउसिंग के अंदर, क्योंकि वहां पर तो प्राइस आपके राइज करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली आम आदमी की पॉकेट के लिए खर्चे पानी की जो चीज होती है वहां पर बोलना ठीक रहता है। तो बेसिकली हाउसिंग सेक्टर के अंदर कितना ग्रोथ है वो सब एनालाइज अगर आपको करना है तो एनएचबी एक इंडेक्स लेके आया है जिसको हम बोल रहे हैं एनएचबी रेसिडेक्स, ठीक है। उसके बाद अब ये जो रेसिडेक्स है वो कहाँ तक कवर हो रहा है, तो देखो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ डाटा दिया हुआ है कि एनएचबी जो है वो बेसिकली अभी सिर्फ और सिर्फ 50 सिटीज तक ही अपने आप को लिमिट कर रहा है, जो आपकी 18 स्टेट और यूटीज में शामिल है, जो आपकी जिसके अंदर आपकी 37 स्मार्ट सिटीज है, मतलब 18 स्टेट और यूटी के अंदर टोटल आपकी 50 शहर हैं और इन 50 में से 37 जो है वो आपके स्मार्ट सिटीज हैं। उनका डेटा ये कलेक्ट करते हैं और इनका टारगेट ये है कि हम इनको 100 से ज्यादा सिटीज तक इसको कवर कर सकें, ठीक है। वो जब कवर करेंगे तब आपको करंट अफेयर के अंदर पता चल जाएगा, बट अभी हाल फिलहाल ये जो है वो 50 शहरों को ही कवर कर रहे हैं। अब किस तरह से कवर कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। ये आपका एक आर्टिकल है, आई थिंक शायद ये, हाँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये पीटीआई जो वेबसाइट है, ठीक है, उससे मैंने निकाला हुआ है, कटआउट है। आप इसको घर पे खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको एक बार जो वेब ब्राउजर है वहां पर आपको दिखाना चाहूंगा ये चीज, ठीक है। तो हाउस प्राइस इंडेक्स ग्रोथ कंटिन्यूज टू मॉडरेट शोज आरबीआई डेटा। ये जो आपको आर्टिकल है ये 31 दिसंबर 2020 का मिलेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स है वो आपको आर्टिकल में दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, आप ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा, मैं अभी इसका जो थोड़ा बहुत जो शॉर्ट समरी है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, ठीक है। अब देखना, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि एनुअल ग्रोथ in the all India house price index continued to moderate and stood at 1.1 percentage in the second quarter of the fiscal as compared to 2.8 percentage expansion, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो आपका क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा इस आर्टिकल को अगर नीचे लेके जाते हैं तो यहाँ पर आपको और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, कौन कौन से यहाँ पर शहर हैं वो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। देखिए, द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन, हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। The index is based on transaction level data received from housing registration authorities in 10 major cities, namely Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Jaipur, Kanpur, Kochi, Lucknow and Mumbai, ठीक है। तो ये कुछ जो डेटा है वो इन शहरों के सेंटर से लिया जाता है, ऐसा नहीं और भी शहर यहाँ पर लिए जाते हैं, बट जो मोटा मोटी तौर पर है डेटा वो आपका यहाँ से लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसको जो है समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बाद में आर्टिकल न्यूज़पेपर में अगर आता है ना तो उसको भी आप कवर कर लीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप जो है मुझसे पूछ लेना, ओके। तो इस तरह से जो है वो रेसिडेक्स इंडेक्स काम करता है। अब आपको एक बार मैं जो है पूरा का पूरा रिवाइज करा देता हूँ कि किस तरह से मैंने जो आज का सेशन है वो कवर किया है। हालांकि रिकॉर्डेड सेशन है आपका, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कल हम जब लाइव आएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको अगर कुछ भी डाउट वगैरह बनता है, ठीक है, रिलेटेड टू
आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऑन टाइम आके आप शुरुआत में 5-10 मिनट हम उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप बाद का जो टाइम है वहां पर भी हम थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, बट अब मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत में आ जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं, एक बार हम देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको लेके जा रहा हूँ, ये है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर, और इसके अंदर बेसिकली आपकी ये जो चीजें हैं वो आपकी कवर हो चुकी है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम नाबार्ड कंप्लीट कर चुके हैं और एनएचबी कंप्लीट हो गया। अब बचता है आपका सिडबी, ठीक है, और एक बचता है आपका एग्जिट। इनको हम कल के सेशन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और जो करंट इवेंट से रिलेटेड है वो और आपको मैं बताना चाहूंगा। रेसिडेक्स के बारे में आपको और थोड़ा बहुत जो जानकारी चाहिए वो आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो, ठीक है। गूगल पे आप सिर्फ एनएचबी रेसिडेक्स लिख देना तो ये नेशनल हाउसिंग बैंक का जो रेसिडेक्स इंडेक्स है ना उसका पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसके अंदर जो है बेसिकली मध्य प्रदेश से अगर आप देखोगे ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ भोपाल और आपका जो इंदौर है यही दो रीजन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मैप बना हुआ है ना, मैप में आप क्लिक कर देना, ये मध्य प्रदेश, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भोपाल का डेटा देख सकते हैं, देखो यहाँ पर मार्क हुआ है, और ये है आपका इंदौर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर रेसिडेक्स क्या है तो उसके ऊपर देखो ये ग्राफ आपका बना हुआ है, कितनी आपकी ग्रोथ हो रही है, क्या कैसे चल रहा है आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ इसको, ये देखिए जून 2018 के अंदर जो आपका कंपोजिट इंडेक्स था वो तकरीबन 100 की ग्रोथ दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ आपकी होती है, ये देखिए यहाँ पर जो आपकी लाइन है ना देखो थोड़ा सा बढ़ रही है, फिर उसके बाद 100 वाली लाइन पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जून 2018 से यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस स्टेज हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन आया, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम ऊपर गए और फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस जो डेटा है उसको आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ लेना कि कैसे आपको कवर करना है। मैंने आपको सोर्स बता दिया है कि फ्यूचर में आपको अगर कोई भी डेटा वगैरह चाहिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है, तो आप वहां से उसको कवर कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो पूरा सेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। कल का जो मैंने कहा है वो ध्यान रखिएगा, टाइम पर आके डाउट वगैरह पूछ लेना। रिकॉर्डिंग आपका ये है, कल लाइव आना, ठीक है। तो डाउट वगैरह आप वहां पर पूछ लेना, ठीक है। तो चलो सेशन को अब हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।